बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, खित्ते की सूरत हाल बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रही है। रोज़ाना की बुनियाद पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं और पाकिस्तान में कन्फ्यूजन है। पाकिस्तान की सरकार को कन्फ्यूजन इस बात की है कि पाकिस्तान ने खड़े कहाँ होना है, जाना कहाँ है। अगर फुल फ्लैज वॉर हो जाती है तो पाकिस्तान को पोजीशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बहुत पैसा दिया है और इसके अलावा अमेरिका का एक दबाव भी पाकिस्तान के ऊपर रहेगा और इसराइल की तरफ पाकिस्तान का एक झुकाव भी बढ़ता जा रहा है बोर्ड ऑफ पीस में जाने के बाद। तो पाकिस्तान को पोजीशन लेनी पड़ेगी। एक कन्फ्यूजन के माहौल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट के हामी जाने जाते हैं। वो वक्तन फ़वक्तन ईरान के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। उनका ये कहना है ईरान ने हमारी बेइज्जती करवाई, ईरान ने हमारी नाक नीचे लगवाई, ईरान ने हमारे साथ धोखा किया। इस किस्म के बयानात वो लोग दे रहे हैं। फील्ड मार्शल खुद गए लेकिन ईरान नहीं माना। देखिए, ईरान जंग के दौरान नहीं माना। हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि हमला किया किसने, आगाज किसने किया लड़ाई का। लड़ाई का आगाज किया अमेरिका ने और ईरान ने। आयतुल्ला खामनाई जो सरबराह है मजहबी नौयत के ईरान में, सुप्रीम लीडर हैं, उन्हें कत्ल किसने किया? अमेरिका ने और इसराइल ने। मासूम बच्चियों को पहले ही हमले में कत्ल कर दिया गया, बहुत बड़े पैमाने पे कत्लेआम हुआ। अब ये सारी चीजें होने पर ईरान ने सरेंडर नहीं किया। उन्होंने बहुत मार खाई लेकिन सरेंडर नहीं किया, बल्कि वो जवाबी कार्रवाई करते रहे। तो अब वो सिर्फ इसलिए सरेंडर कर दें क्योंकि हम कह रहे हैं कि आप कुछ मुतालबात ज्यादा तस्लीम कर दें, हालांकि बात बन गई थी। और ये जो बात बन गई थी इसकी गवाही पाकिस्तान के अंदर अब बहुत सारे सहाफ़ी आहिस्ता आहिस्ता देना शुरू हो गए हैं। जो पहले बोलने से डरते थे उन्हें भी अब जुबान लग गई है। और अमेरिकन मीडिया खुद बता रहा है कि ये बात बन गई थी कि ईरान आबने हुर्मुज़ को खोल रहा था इस शर्त पे कि अमेरिका नाकाबंदी फौरी तौर पे खत्म कर देगा और बाकी चीजें मुज़ाकरात में जाकर तय हो जाएंगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने नाकाबंदी को एक ताकत के तौर पर इस्तेमाल किया। इस वक्त अमरीकी ताकत खित्ते में कहाँ कहाँ जमा हो चुकी है और किस तरीके से वो ईरान को घेरा डाल रहे हैं, इस पे मैं आपको मैप पे लेकर जाऊंगा। यानी हमें एक दफा फिर जाना पड़ेगा मैप पे और चलते हैं मैप पे। जी नादरीन, तो ये है मैप और ये जनाब अमेरिका और ये वो रीजन है जहां लड़ाई चल रही है या जहां पे सारा फड्डा है। ये आपने थोड़ा सा याद रखना है कि समंदर कौन कौन से हैं। सिर्फ ये मैं आपको दिखाने के लिए वर्ल्ड मैप मैंने आपको दिखाया, पूरी दुनिया का नक्शा है ये, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे समंदर कौन कौन से है। इसे कहते हैं पर्शियन सी। ये समंदर जो है ना, ये अरब ममालिक और ईरान के बीच में। ये अरेबियन सी है, ये इंडिया और पाकिस्तान के सामने, ओमान के सामने ये वाला है। इसे गल्फ ऑफ ओमान भी कहते हैं, लेकिन ये इंडियन सी है। और इसके बाद ये वाला जो एरिया है इसको मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। ये तीन समुद्रों को आपने याद रखना है, 1, 2 और ये 3। और ये रेड सी है, ये सऊदी अरब और अफ्रीकी ममालिक के बीच में रेड सी मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ये सिर्फ आप ये नक्शा देख लें, उसके बाद जरा यहाँ पे आप आ जाए और आपको जरा क्लियर करके मैं दिखा देता हूँ। ये जनाब ईरान है, ये पर्शियन गल्फ है, ये गल्फ ऑफ ओमान है। ये बिल्कुल छोटा सा एरिया है गल्फ ऑफ ओमान। ये आबने हुर्मुज़, ये इसके बाद गल्फ ऑफ ओमान। ये वो जगह है जहां से अमेरिका ने ब्लॉकेज लगाया हुआ है पाकिस्तान और ओमान के बीच में। और ये वाला जो समुद्र का बड़ा हिस्सा है ये अरेबियन सी भी इसको कहते हैं, इंडियन ओशियन भी इसको कहते हैं। तो ये एरिया अलग है। ये रेड सी है, यहां से नीचे से ये आपको बाबे मंदब नजर आ रहा है, यमन के बिल्कुल साथ, अफ्रीका और गल्फ ममालिक के बीच में, खलीजी ममालिक और अफ्रीका के बीच में, यमन और जबूती के किनारे पे ये एक बीच में एक एरिया है जिसको आप कहते हैं, ये मैंने आपको निशान लगा दिया, ये वाला एरिया इसको आप कहते हैं बाबे मंदब। ये साथ आगे शुरू होता है रेड सी और ये सारा वो मेडिटेरेनियन सी है जो जाके यूरोपीय ममालिक के साथ लगता है। यूरोपीय ममालिक उस तरफ आते हैं, यहाँ ऊपर तुर्की है, नीचे मिस्र है, ये शाम है और ये इसराइल है और गजा भी वहीं पे है। अब आ जाए उस फाइनल मैप की तरफ जो सारी हकीकत बता रहा है। ये देखें आप, इस वक्त जो लेटेस्ट सूरत हाल है वो ये है कि अमेरिका के जहाज कहाँ कहाँ पहुंच गए और किस किस जगह पे अमेरिका के अड्डे मौजूद है। ये जी अरेबियन सी या इंडियन ओशियन, एक अमेरिकी बहरी जहाज़ों का जो अड्डा है वो यहाँ पे इन्होंने बना लिया समंदर के अंदर। और यहाँ पे इन्होंने अपनी फौजी ताकत इकट्ठी कर ली है अरेबियन सी के अंदर या इंडियन ओशियन के अंदर। और ये ईरान का ये वाला एरिया यहाँ से इन्होंने कंट्रोल किया। दूसरा, अरब ममालिक को क्रॉस करें तो यहाँ पे रेड सी आ जाता है, मैंने आपको पहले दिखाया था। एक अमेरिकी बहरी बेड़ा वो ये यहाँ पे इन्होंने पहुंचा दिया, यहाँ पे आके खड़ा है। और अब जो अमेरिकी बेड़ा एक और आया पैसिफिक ओशियन से निकल के, वो यहाँ पहुंच गया। ये इसराइल की बैक साइड पे यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी के अंदर इनका एक बेड़ा पहुंच गया। तो ये तीन तरफ से इन्होंने ईरान को घेरा डाला इस वक्त तक। अगर लड़ाई हो जाती है और लड़ाई बढ़ जाती है, पाकिस्तान इस वक्त कंफ्यूज है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो करीबी अकाउंट्स हैं या जो करीबी लोग हैं वो सोशल मीडिया पे ये बात करना शुरू हो गए कि ईरान ने ज्यादती की है। ये पहले भी कर रहे थे और पहले कुछ मैसेजेस भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोगों की जानिब से या डायरेक्ट उनकी जानिब से सहाफियों को भिजवाए गए थे, जिसमें कहा गया था कि ईरान की मजम्मत शुरू करो। तो हमें यह पता है कि जिस वक्त सऊदी अरब दबाव डालेगा, तो बहुत पैसा दिया सऊदी अरब ने, तो पाकिस्तान को पोजीशन लेनी पड़ेगी। तो ये एक और साइड हो सकती है जहां से कुछ
दबाव ईरान के ऊपर बढ़ाया जा सके। लेकिन पाकिस्तान नहीं भी करेगा तो पाकिस्तान को करना पड़ेगा। वजह यह है कि सऊदी अरब और सऊदी अरब का पैसा, अभी हमने यूएई का पैसा वापस किया, सऊदी अरब से लेके वापस किया, यहाँ से पैसा लिया, यहाँ पे वापस कर दिया। हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है, हमारे ऊपर पैसा उतना ही चढ़ा हुआ है, शायद उससे ज़्यादा चढ़ गया है क्योंकि और कर्जा भी हम लेते चले जा रहे हैं। तो ये इस वक्त सिचुएशन है खित्ते में जहाँ पे अमेरिका ने अपनी इतनी फौज लाकर इकट्ठी कर दी है कि इस फौज के साथ पूरी एक जंग लड़ी जा सकती है। पहले इस रीजन में अमेरिका ने कभी इतनी ताकत इकट्ठी नहीं की जितनी अब की। वापस चलते हैं मेन स्टूडियो। तो नाज़रीन, आपने देख लिया मैप के जरिए से कि सूरत हाल इस वक्त क्या है और मशरिक़ वस्ता में ईरान को कैसे घेरा पड़ा हुआ है। अब ईरान इस घेरे को कैसे तोड़ता है, उसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसके अपने इत्तेहादी हैं, उसका अपना एक तरीकाकार है चीज़ों को डील करने का, और उसके हथियारों की नौइयत भी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा चैलेंज और खड़ा हो गया है। ट्रंप को जंग जारी रखने के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेने में एक हफ्ता बाकी है। देखिए, जब भी कभी कोई जंग शुरू होती है तो अमेरिकी सदर बगैर इजाज़त के कोई जंग शुरू तो कर सकता है, लेकिन उसके लिए लाजमी है कि वो 60 दिन में कांग्रेस से उसकी इजाज़त ले या उसकी मंजूरी ले। अब कांग्रेस से मंजूरी लेने के लिए बाकी बच गया एक हफ्ता। तो डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी आइन के तहत ये जो है वो, यानी वॉर पावर रेजोल्यूशन जो है, ये एक अमेरिकी आइन है, कानून है, उसके तहत अमेरिका को, अमेरिकी सदर को अब ये इजाज़त लेनी पड़ेगी और उसको हमायत दरकार होगी कांग्रेस की। एक हफ्ता बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप के नंबर तो ठीक है, लेकिन बहुत थोड़े मार्जिन के साथ। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप के रास्ते में रुकावट आ जाती है और कुछ लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो जाते हैं, इसराइल की लॉबिंग बहुत अच्छी है अमेरिका में, वो कंट्रोल करते हैं अमेरिकन सिस्टम को, ये अमेरिकन खुद कहते हैं। तो उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप मंजूरी लेने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप को ये मंजूरी नहीं मिलती, ये एक संगे मील है जिसको अबूर करना होगा। अगर ये इतना आसान होता तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत पहले कर चुके होते। अब उन्हें क्योंकि आखिरी वक्त में ये करना है, तो ये भी एक डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो इसको कैसे पूरा करते हैं। इसराइल ने बहरहाल ऐलान कर दिया है कि वो सिर्फ अमेरिका के इशारे का इंतजार कर रहा है और वो बड़ी तबाही फैला सकता है। इसराइली वज़ीर दिफा का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि अमेरिका की इजाज़त मिलते ही खामनई के पूरे ख़ानदान को हम ख़त्म कर देंगे। आयतुल्लाह खामनई किस हालत में इस वक्त, आयतुल्लाह अली खामनई तो शहीद हो गए हैं, जो मुज्तबा खामनई है वो किस हालत में है ये मैं आपको बताता हूँ आगे चलकर। लेकिन इसराइल ने एक बार फिर ईरान को संगीन नताइज भुगतने की धमकी देते हुए अपनी अमेरिका के साथ दोस्ती का भी इजहार किया है। उन्होंने कहा जी कि अमेरिका ने अगर हमें कहा, ये वज़ीर दिफा है इसराइल का, उसने कहा कि ईरान के खिलाफ दोबारा जंग शुरू करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं, सिर्फ अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। ईरान को तारीकी और पत्थर के दौर में हम धकेल देंगे और आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई के पूरे खानदान को इस मरतबा ख़त्म कर देंगे। हालांकि पहले ही ये खानदान आधा कत्ल हो चुका है, ज़्यादातर लोग इस खानदान के जो मुज्तबा खामनई से जुड़े हैं वो शहीद हो चुके हैं। बाकी जो लोग बचे उनमें मुज्तबा खामनई है, उनकी अपनी सूरत हाल क्या है इस पे मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स आती रहती हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पे इमरान खान साहब ने कहा कि यह बाइस तशवीश है। दो मुस्लिम हमसाया ममालिक के दरमियान लड़ाई किसी भी मफाद में नहीं है। दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ात को लड़ाई की बजाय मुज़ाकरात के जरिए हल करना बेहतर है। जिस तरह यहाँ 3 नस्लों से मुकीम अफगान पनाहगज़ीनों को दहाइयों की मेहमान नवाजी के बाद धक्के देकर मुल्क से निकाला गया, वो भी अफसोसनाक है। ये तो मस्जिदों में ऐलान तो याद है कि अफगानी आपके इलाके में कोई है तो निकाले उसको। तो अफगानिस्तान हमारा मुस्लिम हमसाया मुल्क है। दहशतगर्दी से मुताल्लिक मामला बातचीत से हल किए जाएं। तारीख से साबित है कि डिक्टेटर्स कभी भी अमन नहीं ला सकते, क्योंकि मिलिट्री डिक्टेटर्स को मिलिट्री सोल्यूशन के अलावा कोई हल नजर नहीं आता। याह्या खान समेत तमाम डिक्टेटर्स की मिसालें हमारे सामने हैं। ये मामला सियासतदान मामला फहमी से हल करते हैं। अगर इनसे नहीं होता तो मुझे पैरोल पर रिहा किया जाए ताकि देर पा अमन के क़याम और अफगानिस्तान से तनाज़े के हल के लिए अपना किरदार अदा कर सकूँ। इमरान खान तो कहते हैं यार आपसे नहीं होता ना, आप बातचीत से मसला हल नहीं कर सकते, मुझे पैरोल दे के रिहा करो। वो कोई रिहाई नहीं मांग रहा, वो ये नहीं कह रहा कि मुझे केसेस खत्म कर दें कुछ और कर दें। वो कह रहे जो मुझे पैरोल पे छोड़े, मैं ये मामला निपटा के फिर वापस बच जाए, मुझे दोबारा पकड़ लिया। पैरोल की राय यही होती है ना कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए एक मखसूस काम करने के लिए आप बंदे को छोड़ते हैं फिर वापस बंद कर देते। तो इमरान खान साहब ने कहा जी आपसे नहीं हो रहा ना, मुझे पैरोल पे छोड़ो, मैं ये काम करके देता हूँ और एक मुस्तकिल अमन कायम करता हूँ। मुल्की हालात से मायूस होकर पहले ही 30 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। मुल्क से तेजी से मल्टीनेशनल कंपनियों का निकला जारी है। बैरूनी सरमायाकारी आना तो दूर की बात है, मुल्क के अंदर से भी सरमाया तेजी से बाहर जा रहा है। जब तक मुल्क में अमन नहीं होगा सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता और सियासी इस्तेहकाम की अदम मौजूदगी में माशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। खबर इसके साथ एक जोड़ता हूँ मैं, इमरान खान साहब का बाकी स्टेटमेंट आपको बाद में बताता हूँ। खबर यह है कि गूगल ने इंडिया में 15 अरब डॉलर की लागत से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मरकज बनाने का फैसला किया है। यानी वहां पे इंडियंस ट्रेन होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शोबा जो पूरी दुनिया के अंदर बहुत तेजी से आगे जा रहा है, वहां से इंडियन ट्रेन नौजवानों को पूरी दुनिया में भिजवाया जाएगा। तो गूगल वहां पे 15 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने जा रहा है भारत में।
तो भारत को पाकिस्तान से लड़ने की क्या जरूरत है? अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ता रहे तो अफगानिस्तान की लड़ाई आपको पता है बड़ी लंबी होती है। पाकिस्तान की हमारी फौज की मैक्सिमम लड़ाई जो है वो थोड़े अरसे तक की रहती है। ये हमने जो जंगें लड़ी है 5 दिन 6 दिन 7 दिन 1 डेढ़ हफ्ता, भाई इससे लंबी जंग हमने कभी लड़ी नहीं। अफगानों की जो सबसे छोटी जंग मुझे याद है वो भी 13 साल की है। फिर अभी उन्होंने कोई 18-20 साल की एक जंग लड़ी है अमेरिका के साथ 2 दहाइयों की, पूरा वो नेटो उसके अंदर शामिल था। तो वो आपके साथ एक लंबा पेचा डाल लेंगे, आप उनके साथ उलझते रहिएगा, कभी बॉर्डर पे, कभी बॉर्डर के अंदर, कभी बॉर्डर के उस तरफ। तो ये उनके साथ आपकी अगर लंबी लड़ाई चल पड़ती है तो इंडिया को तो आपसे लड़ने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया में तो इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो अपनी तरक्की करता जाएगा, आपको यहाँ उलझा के रखेगा। आप अंदर से कमजोर होते रहेंगे, आपकी इकोनॉमी कमजोर होती रहेगी, आपके ऊपर एक प्रेशर बनता रहेगा, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में मदद नहीं होगी, और पाकिस्तान में अमन के क्याम के लिए आपको अफगानिस्तान के साथ बैठकर एक तरीकाकार बनाना पड़ेगा, जो बदकिस्मती से पाकिस्तानी हुक्मरान नहीं कर रहे, सिर्फ अमेरिका को ऐसा लगता है कि शायद खुश करने के लिए। मुल्क में लाकानूनियत का ये आलम है। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम अपने मुल्क में रहते हुए ही गैर महफूज है, किसी को ये नहीं पता कि कौन कब सड़क पर मारा जाए या उठा लिया जाए। आजादी इजहार पर शदीद कदगन है, मीडिया को बोलने की आजादी नहीं है। जिस तरह अलीमा खान पर बेजा मुकदमा बनाया गया, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। ये इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम दिया। नादरीन, अब मैंने आपको बताया था कि पहला जो बड़ा टास्क होगा सुहेल अफरीदी के लिए वो होगा कि इमरान खान साहब से मुलाकात कैसे की जाए। तो सबसे पहला जो काम किया, सुहेल अफरीदी ने आईजी को तलब किया, जो खैबर पख्तूनख्वा के आईजी हैं। उन्हें बुलाकर पूछा कि सनम जावेद खैबर पख्तूनख्वा से कैसे अगवा हो गई। अब ये काम तो अली अमीन गंडापुर को करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। लेकिन सुहेल अफरीदी ने एक तफसीली रिपोर्ट आज के दिन में जमा करवाने के लिए कह दिया आईजी खैबर पख्तूनख्वा को कि जमा कराओ जनाब रिपोर्ट, बताओ सनम जावेद खैबर पख्तूनख्वा से कैसे अगवा हो गई। यानी खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं ना, जो पश्तून लोग हैं, वो मेहमान नवाज लोग हैं, और मेहमानों के लिए तो वो जान भी देते हैं, मेहमानों का वो ख्याल भी रखते हैं। मैं खैबर पख्तूनख्वा में रहा या बलूचिस्तान के कबायली इलाकों में रहा तो ज्यादातर मैं पश्तूनों के पास रहा हूँ, और भी बाकी सबकी भी मुझे बड़ा एहतराम है। लेकिन वो लोग कहते थे कि हम मर जाएंगे, आपके ऊपर आंच नहीं आने देंगे। तो मैं डर के बहुत सारी जगह छोड़ देता था कि मेरी वजह से इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। बहुत सारे लोगों को मुश्किल में मैं नहीं डालता था। तो ये इनका तो ये रवैया होता है पश्तूनों का। अब वहां से एक औरत उठाई जाए उनके पास से, जो उनकी मेहमान है, तो ये सबसे पहला जो ऑर्डर दिया उसने ये दिया कि जनाब तफसीली रिपोर्ट आज के दिन में जमा करवाए आईजी खैबर पख्तूनख्वा। सुहेल अफरीदी के लिए जो बड़ा एक टास्क है वो इमरान खान से मुलाकात कर। गंडापुर साहब कहते थे कि मेरी मुलाकात हो नहीं पाती, लेकिन मैं इसमें मानता नहीं था कि गंडापुर साहब अगर चाहे और उनकी मुलाकात ना हो, क्योंकि उनके ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे थे। लेकिन गंडापुर साहब ने लगातार कहा जी मेरी मुलाकात होने नहीं दी जाती। अब सुहेल अफरीदी आए हैं और मैं ये जानता हूं कि कोशिश की जाएगी कि इनकी मुलाकात ना हो, लेकिन एक वजीर आला ना मिल पाए ये मुमकिन नहीं है। जो घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, ये उसको टेढ़ी उंगली से निकाल सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के पास ऐसे 100 रास्ते हैं जिनसे वो इमरान खान साहब से मिल सकता है। दबाव कैसे डालना है, कैसे बढ़ाना है, अब जिस सीट के ऊपर सुहेल अफरीदी बैठे हैं वो सीट उन्हें खुद बताएगी कि किस तरीके से इमरान खान साहब से मुलाकात हो सकती है। मुलाकात तो देखें एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से होनी है, खासतौर पर इसकी इजाजत जो है वो कम से कम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जानिब से आएगी। वफाकी और पंजाब दोनों हुकूमतों को, यानी चचा और भतीजी दोनों को मुरासला अरसाल कर दिया गया है और ये कहा गया कि मुलाकात का बंदोबस्त किया जाए। ये कोई इजाज़त नहीं मांगी, उन्होंने आगाह किया है कि सुहेल अफरीदी आएंगे और आकर मुलाकात करेंगे। अब देखते हैं मुलाकात उन्हें करने दी जाती है या नहीं करने दी जाती। नाज़रीन, एक चीज़ देखें, हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात को जानबूझकर खराब किया गया है और लगातार खराब किया गया है और प्लानिंग के साथ खराब किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हों, इमरान खान साहब हों, फजल रहमान साहब हों, पीटीआई के लोग हों, अमन पासून के लोग हों, पीटीएम के लोग हों, अवाम हो, ताजर हो, नौजवान हो, ये सब लोग चिल्लाते रहे, बार बार कहते रहे, खबरदार करते रहे कि ये जो काम किए जा रहे हैं इन घिनौनी हरकतों से खैबर पख्तूनख्वा का अमन तबाह हो जाएगा, हालात बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि डेलिबरेटली ये सब कुछ किया गया और आज खैबर पख्तूनख्वा को वहां पहुंचा दिया गया है जहां हालात इंतहाई तशवीशनाक है और अफगानिस्तान के साथ भी हालात खराब कर दिए गए हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब के साथ लगातार जो ज्यादतियों का सिलसिला है वो तो जारी है। एक तो जो केस चल रहा है तोशाखाना 2, उसमें इमरान खान साहब के वकील ने कहा जज को कि जनाब समाज जरा मुलतवी कर दें एक आधे दिन के लिए। उसकी वजह यह है कि 16 तारीख यानी आज के दिन में इमरान खान साहब का केस लगने जा रहा है 10 महीने के बाद, अलकादर वाला, जो उन्होंने अपील की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो जनाब मेहरबानी करें, आप समात मुलतवी करें ताकि अलकादर वाले केस में जाके हम वहां पे काम करें, इमरान खान साहब को जमानत हो जाएगी। लेकिन गेम क्या डाली गई, अब पता चला जनाब के रात गए कि अलकादर केस के अंदर अपडेट यह है कि समात मनसूख कर दी गई है। यानी 16 तारीख को जो समात होनी थी इमरान खान साहब की, वो समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मनसूख कर दी गई है।
जब ये तोशाखाना 2 में फिर तारीख दे दी गई है कि जनाब इधर आए, तो मैंने आपको पहले बताया था और बहुत पहले बताया कि इमरान खान साहब को तब तक अलकादर केस के अंदर जमानत नहीं दी जाएगी जब तक कि किसी दूसरे केस में उन्हें सजा नहीं हो जाती। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।